अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और इसके वेरियस टाइप्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसे कहते हैं। सो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़े रखता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB और ये दूसरा मॉलिक्यूल है AB। तो लेट्स से B is partial negative, A is partial positive. Similarly, A is partial positive and B is partial negative. तो देखिए, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है और ये दूसरा अलग मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के एक हिस्से को जब दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा हिस्सा अपोजिट हिस्सा अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है, तो ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये अफेक्ट करते हैं द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको अफेक्ट करते हैं? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को, यानी कंपाउंड्स के जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि वाटर जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनको हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम उन टाइप्स को एक एक करके यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। सो नंबर 1 को हम कहते हैं डायपोल इंटरेक्शन। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो पहला टाइप है डायपोल इंटरेक्शन, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डायपोल फोर्सेस, या जिसको हम डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन इससे पहले वी शुड नो व्हाट इज डायपोल। इन फोर्सेस को हम तभी सही तरह से समझेंगे जब हमें पता चलेगा कि डायपोल होता क्या है। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा डायपोल को एक्सप्लेन करते हैं। डायपोल जो है, अगर हम इस वर्ल्ड को देखें तो दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ 2 subworlds. Di means 2 and pole means charge poles. यानी डायपोल का जो लफ्ज है ये 2 लफ्जों से बना है। एक है डाई जिसका मतलब है 2 और दूसरा है पोल जिसके मुराद है चार्ज पोल यानी कुतब। सो वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर 2 चार्ज पोल्स हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायपोलर मॉलिक्यूल या डायपोल कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वो मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डायपोलर मॉलिक्यूल या डायपोल कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब 2 हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन गया। और इस H2 मॉलिक्यूल को हम कुछ इस अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मुंसलिक हो गए, और ये जो सिंगल डैश होता है इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड। ठीक है, अब यहां पे देखें, ये जो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को
हर एक एटम अपनी तरफ एक खास कुव्वत से अट्रैक्ट करता है और इस कुव्वत को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरह डिफाइन किया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब ये हाइड्रोजन भी इन शरीक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन भी इन शरीक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब चूंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, लिहाजा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक जितना है। जितने ताकत से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही ताकत से ये हाइड्रोजन भी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लिहाजा न ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और न ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है, लिहाजा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर पे पड़े हैं। न इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला है, न इस हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने करीब लाया है, न इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन निकला है, न इस हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने करीब लाया है। लिहाजा जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब किसी एटम के करीब इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इन दोनों हाइड्रोजनों की ताकत सेम है, लिहाजा न इनसे इलेक्ट्रॉन निकला है, न इनमें इलेक्ट्रॉन इनके करीब आया है, लिहाजा न इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे न पार्शियल न फॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्जेस ना हो, पार्शियल या फॉर्मल, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके बरक्स, ये तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। जब भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉन पोलर होगा। अब अगर हाइड्रोजन डिफरेंट एटम के साथ इंटरेक्शन करता है, अगेन लेट्स से ये हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, मैं क्लोरीन का सिर्फ वो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर लूंगा जो अनपेयर्ड है। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके HCl मॉलिक्यूल बनाएंगे और हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद क्लोरीन बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब देखें, यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये दोनों एटम अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। लिहाजा क्लोरीन भी अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव क्लोजर टुवर्ड्स द क्लोरीन एंड अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। सो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थोड़े करीब आ गए, यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब आ गया। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि पराया इलेक्ट्रॉन इसके करीब आया है और पार्शियल का मतलब है कि इसके करीब आया है लेकिन इसने पूरी तरह कब्जे में नहीं लिया हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकल गया लेकिन पूरी तरह इससे नहीं निकला है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जो दो एटम से बना हुआ है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। लिहाजा एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द मॉलिक्यूल जो है, द मॉलिक्यूल हैज गॉट negative charge on one part and positive charge on the other part of the molecule. So such molecule which has positive part on one side and negative part on the other side is called polar molecule. ऐसे molecule को हम polar molecule कहते हैं, या फिर ऐसे molecule को हम, चूंकि इनके दो poles हैं,
तो इसको हम डायापोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर दो चार्ज पोल है, पॉजिटिव चार्ज पोल और नेगेटिव चार्ज पोल। और इसके अलावा हम सिंपली ऐसे मॉलिक्यूल्स को डायपोल भी कहते हैं। लिहाजा डायपोल हर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके ऊपर परमानेंट चार्ज सेपरेशन हो, जिसके ऊपर परमानेंटली एक साइड पे पार्शियल या फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी साइड पे पार्शियल या फॉर्मल नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायपोलर मॉलिक्यूल या डायपोल कहते हैं। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? नाउ लेट्स डिफाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive part of one molecule and the negative part of another molecule is called dipole-dipole forces या dipole-dipole interaction। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे कहते हैं? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ जो अट्रैक्शन करता है, जो इंटरेक्शन करता है, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऐसे इंटरेक्शन को हम डायपोल डायपोल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जिस तरह हमने पढ़ा कि HCl हमारे पास एक डायपोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, ये तीसरा HCl मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन। और जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि HCl में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सो ऑन। सो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुंसलिक होने लगता है, और इस इंटरेक्शन को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को जो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट का दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव का पार्ट के साथ होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये एक डायपोल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डायपोल मॉलिक्यूल है। एक डायपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट ने दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया, इंटरेक्शन किया। सो सच एन इंटरेक्शन is called dipole dipole interaction या dipole dipole force। इसी तरह उसका पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है, इसका पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करता है, और इसी तरह एक ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। और इस ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब यहां पे दो चीजें जहां पे हमें नजर आती है, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है, और आपने कूलम लॉ में पढ़ा है कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर 1 डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अगर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की मिकदार ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, डायपोल डायपोल फोर्स मजबूत होगा, इंटरेक्शन पावरफुल होगा। और अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव फोर्सेस कम होंगी, चार्जेस कम होंगी, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम होगा और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीकर होगा। दूसरी बात,
दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल वीकर होगा और डाइपोल डाइपोल फोर्स कमजोर होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हो, डाइपोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम होगा और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगा, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स मजबूत होगा। फॉर एग्जांपल गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्वाइट वीकर होता है। लेकिन उसी चीज का अगर आप लिक्विड फॉर्म ले लें तो लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंसेस कम हो जाती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस मजबूत हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। सो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इज हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनीशन क्या है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the partial positive hydrogen of one molecule directly attached with Y with the partial negative Y of another molecule is called hydrogen bonding। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल के उस हाइड्रोजन के साथ जो Y के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है दूसरे मॉलिक्यूल के Y के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल देके हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। लेट्स से we have a general molecule HY और ये हमारे पास एक दूसरा जनरल मॉलिक्यूल है HY। अब देखिए Y, चूंकि यहां पे हमने कहा है कि Y से मुराद इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग Y जो होगा ये या फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो एक मॉलिक्यूल में, तो आपको पता है कि ये तीनों एलिमेंट्स जो है ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। लिहाजा जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड एज ए रिजल्ट स्ट्रांग पार्शियल नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर अपीयर हो जाता है और स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अपीयर हो जाता है। इसी तरह यहां पे स्ट्रांग पार्शियल नेगेटिव चार्ज Y पे और स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अपीयर हो जाता है। अब डिफिनेशन को देखिए, अब आपको ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच्ड विद Y, ये एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है जो कि Y के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव Y के साथ जो होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के उस हाइड्रोजन का जो Y के साथ अटैच्ड हो दूसरे मॉलिक्यूल के Y के साथ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बिल्कुल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन जब Y के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये एक स्ट्रांग डाइपोलर मॉलिक्यूल बनाता है। ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दिस इज अ स्पेशल टाइप of dipole force या इंटरेक्शन।
हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरह है, लेकिन ड्यू टू द ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है वो नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से बहुत पावरफुल होता है। जहां पे पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज आता है वो नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में काफी पावरफुल होता है। लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाई के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से बहुत ताकतवर होता है। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो जाती है, और इसीलिए हम इसको एक स्पेशल नेम हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। देखिए, हमारे पास H2O एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा H2O मॉलिक्यूल है। यहां पे आप देखिए, ड्यू टू द ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ oxygen, it withdraws electron towards itself, or as a result partial positive charge appears on hydrogen and partial negative charge appears on oxygen. Similarly partial positive and partial negative. तो यहां पे देखें, the force of attraction between the partial positive hydrogen of one molecule directly attached with Y, oxygen Y का मेंबर है, with Y of another molecule is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वाटर में हम कहते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डेड है क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो इंटरेक्शन करता है तो इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं HF का। ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये हमारे पास another molecule of hydrogen fluoride है। अब अगेन देखिए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सो इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटेस्ट फोर्स इज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो फ्लोरीन के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन of one molecule directly attached with Y with the partial negative Y of another molecule is called hydrogen bonding. So HF में B hydrogen bonding possible है। And the third example is ammonia. The force of attraction between partial positive hydrogen of one molecule directly connected with Y to the Y of another molecule is hydrogen bonding. So यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीजन जो कि Y से हमने रिप्रेजेंट किया था, फ्लोरीन जो कि Y से हमने रिप्रेजेंट किया था, और नाइट्रोजन जो कि Y से हमने रिप्रेजेंट किया था। लिहाजा जिस किसी मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट इमेंस होगा, ये अट्रैक्ट बहुत पावरफुल होगा, और ऐसे अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है उनको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तफसील के साथ डिस्कस किया। ये दोनों केसेस जो हमने डिस्कस कर लिए वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने डिस्कस किया जो कि परमानेंट डायपोलर मॉलिक्यूल्स या डायपोल थे। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसे केसेस आती है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है। फॉर एग्जांपल गैसोलीन और डीजल वगैरह जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब वो डायपोल नहीं है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो
अगर वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब जा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो नॉन पोलर चीजें हमें लिक्विड और सॉलिड में मिलती है, तो ये इस बात का सबूत है कि नॉन पोलर चीजों में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती है और नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है? तो ऐसे फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट लंदन था, उन्होंने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को डिस्कवर और डिस्कस किया। सो आज हम इस फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले हीलियम का एग्जांपल लूंगा, जो एक सिंपल साइमेट्रिकल एटम है। आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन हीलियम एटम इज साइमेट्रिकल। यानी अगर हम हीलियम एटम को 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो एक साइड पे जितना इलेक्ट्रॉन का असर है, दूसरे साइड पे उतना ही इलेक्ट्रॉन का असर है। एक साइड पे जितना न्यूक्लियस का असर है, दूसरे साइड पे उतना ही न्यूक्लियस का असर है। लिहाजा इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है और 2 नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन नेट चार्ज हीलियम एटम पे 0 है, यानी ये 100% नॉन पोलर है। ठीक है, अब अगर हम हीलियम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ले और टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो 269 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीलियम भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हीलियम एटम्स के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से गैसियस हीलियम लिक्विड हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फोर्सेस जो है, इन फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। अब ये फोर्सेस किस तरह डेवलप होती है? वो इस तरह डेवलप होती है। ये हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल में घूमते हैं, ये शेल में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं किसी खास लम्हे में इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो नॉन साइमेट्रिकल हो जाती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेट से इस साइड पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इस मूवमेंट के दौरान किसी भी लम्हे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पोजीशन में जा सकते हैं जहां से हीलियम एटम नॉन पोलर साइमेट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है एसाइमेट्रिकल में। यानी कि अगर आप यहां पे देख ले तो यहां पे अगर हीलियम को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो हर एक साइड पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का असर सेम है, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और यहां पे हीलियम एटम टोटली नॉन पोलर है। लेकिन अगर इसी हीलियम एटम को हम यहां पे 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा है और दूसरी तरफ न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा हो गया वहां पे वेरी माइन्यूट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर कम है बल्कि न्यूक्लियस का असर ज्यादा है वहां पे बहुत ही माइन्यूट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, नॉन पोलर साइमेट्रिकल हीलियम एटम किसी खास लम्हे में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है, यानी इससे आरजी डायपोल बन गया। क्योंकि ये आरजी डायपोल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वक्ती तौर पर बन गया, लिहाजा ऐसे डायपोल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, लम्हाती डायपोल, क्योंकि ये एक खास इंस्टेंट के लिए बन गया। अब जब प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल हो तो ये इलेक्ट्रॉन
वापस अपनी ओल्ड पोजीशन पे आ जाते हैं और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है और खत्म होता है, बनता है और खत्म होता है, और ये हर एक एटम में मुसलसल होता रहता है। सो नेक्स्ट इफेक्ट इसका जो है वो क्या होता है, वो हमें जीरो नजर आता है। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अगर हम इस इंस्टेंटेनियस डायपोल को यहां पे ले, अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब अगर दूसरा नॉर्मल साइमेट्रिकल हीलियम एटम आ जाए, तो यहां पे अब आपको नजर क्लियर आ रहा है कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो न्यूट्रल एटम जब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब आ जाता है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल का पॉजिटिव पार्ट न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और ये इसके न्यूक्लियस को पुश करने लगता है, बिकॉज हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब अगर इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब एक और नॉर्मल हीलियम एटम आ जाए, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, वो क्या करेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये डायपोल जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल था, ये अपने इर्द गिर्द तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करके उनको भी डायपोल बनाता है। तो इससे ये सिचुएशन अराइज होती है, +2 ये भी डायपोलर हो गया, +2 ये तो ऑलरेडी डायपोल था, +2 ये भी डायपोलर हो गया, एंड सो ऑन। सो अभी देखें आप, ये जो डायपोलर मॉलिक्यूल था, इसके पॉजिटिव पार्ट ने अपने करीब वाले नॉर्मल न्यूट्रल एटम के को डायपोलर बना दिया और उसका नेगेटिव पार्ट इसके करीब आ गया। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल था, इसके नेगेटिव पार्ट की वजह से इसके करीब वाला नॉर्मल एटम डायपोलर हो गया और उसका पॉजिटिव पार्ट इसके करीब आ गया। तो अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव हो गए और पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हो गए। अब ये जो डायपोल बन गया, ये अपने करीब वाले एटम्स को डायपोल बनाएगा, ये अपने करीब वाले एटम्स को डायपोल बनाएगा और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है और सिस्टम में मौजूद तमाम एटम्स जो है वो डायपोलर बन जाते हैं। लिहाजा ये डायपोल जो था, जो हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल था, क्योंकि डायपोल अंडर नॉर्मल कंडीशन बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब और नॉर्मल एटम को लाया जाता है, पर्टिकुलरली बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये अपने इर्द गिर्द के नॉर्मल एटम्स को भी डायपोलर बनाता है। अब ये एटम और ये एटम्स जो है, ये दोनों एटम्स इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से डायपोलर बन गए। लिहाजा इन दोनों को हम कहते हैं कि ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोलर बन गए, यानी ये हो गए इंड्यूस्ड डायपोल्स। इंड्यूस्ड कहते हैं जब किसी की वजह से हो जाए, यानी ये डायपोल बन गए इस पहले से बने डायपोल की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड पोलराइजेशन।
Induced polarization means the polarization of an atom or molecule caused by an adjacent dipole. ये डायपोल था, जब इसके करीब नॉर्मल एटम आ गया तो नॉर्मल एटम को इस डायपोल ने डायपोल बना दिया, यानी ये इसकी वजह से डायपोल बन गया, लिहाजा इसने इसकी पोलराइजेशन को ट्रिगर किया, इंड्यूस्ड किया। इसी वजह से इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल या इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। और ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन बढ़ता जाता है और सिस्टम में मौजूद तमाम एटम्स इंड्यूस्ड पोलराइज्ड हो जाते हैं। और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से एक एटम का पॉजिटिव पार्ट या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को, जो अब पोलराइज्ड हो गया, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। और इसकी वजह से अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, और इस वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अब और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट अराइज as a result of temporary dipoles induced in atoms or molecules is called London dispersion forces। यानी वो अट्रैक्टिव फोर्स जो टेम्पररी डायपोल्स के इंडक्शन की वजह से एटम्स या मॉलिक्यूल्स में बन जाता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि टेम्पररी डायपोल अपने इर्द गिर्द के न्यूट्रल नॉर्मल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस करके उनको भी डायपोल बना लेते हैं, और इन डायपोल्स के बीच का जो अट्रैक्शन अराइज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ऐसे अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब इनको ऐसी फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्सेस इसलिए कहते हैं कि ऐसे फोर्सेस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करके चार्जेस डेवलप करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करके डायपोल बनाया जाता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्जन की वजह से डायपोल बनता है, और डायपोल्स के बनने की वजह से ऐसी फोर्सेस डेवलप हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसे फोर्सेस को हम डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, और ये फोर्सेस लंदन ने डिस्कवर किए थे। लिहाजा कंप्लीट नेम ऑफ दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, अब फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इफेक्ट होती है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। उसमें नंबर 1 जो है वो है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ती है, और मॉलिक्यूलर साइज अगर घटता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा क्लोरीन भी मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन भी मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन भी मॉलिक्यूल है, और आयोडीन भी मॉलिक्यूल है। ये तमाम हेलोजन मॉलिक्यूल्स है और ये तमाम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन फ्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। क्लोरीन में मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ब्रोमीन में मॉलिक्यूलर साइज और भी बढ़ जाता है तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि हमें आम एसटीपी पे हमें ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और आयोडीन में मॉलिक्यूलर साइज मजीद बढ़ जाती है तो आयोडीन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें नॉर्मल कंडीशन पे आयोडीन जो है वो सॉलिड में मिलता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज होने से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो क्यों कर बढ़ती है? जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो इट मींस कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्जन इजी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन इजी होगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा मिकदार में और आसानी के साथ बनेगी, और जब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा और आसानी से बनेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांगर होगा। दूसरा पॉइंट,
जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है, तो इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फासला बढ़ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फासला बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ डिस्पर्स हो सकते हैं। लिहाजा जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने और इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्जन में आसानी की वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा पैदा होगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो एक फैक्टर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को अफेक्ट कर रहा है वो है मॉलिक्यूलर साइज। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। मॉलिक्यूलर शेप इज अनदर फैक्टर दैट स्ट्रांगली अफेक्ट्स लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसको हम कहते हैं इन ब्यूटेन। और दूसरा हमारे पास है CH3, CH3, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, यानी इन दोनों का मोलर मास, मॉलिक्यूलर साइज तकरीबन सेम है, लेकिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन ब्यूटेन इज मच मोर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन। वजह क्या है? वजह यह है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस देन ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स। और उसका रीजन यह है कि एक इन प्रोपेन मॉलिक्यूल अगर दूसरे इन प्रोपेन मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो लंडन फोर्सेस ज्यादा डेवलप होंगी। क्योंकि ये दोनों प्लेट है, स्ट्रेट है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ सकते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आएंगे तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आसानी के साथ और स्ट्रांगली डेवलप होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम आइसोब्यूटेन को ले लें तो आइसोब्यूटेन में जब एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल दूसरे ब्यूटेन मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो क्या होगा? एक, चूंकि बीच में ब्रांच है, तो ब्रांच की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब इतना क्लोज नहीं आ पाएगा जितना यहां पे है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, सो द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच, ये एक ब्रांच इसके इतने करीब आएगा जहां पे ये चारों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। और इस एक ब्रांच की वजह से ये कार्बन इस कार्बन से काफी दूर है, ये कार्बन इस कार्बन से काफी दूर है, लिहाजा यहां पे वीकर फोर्सेस डेवलप होगी, यहां पे उतना फोर्स डेवलप होगा जितना ये है। सो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ डिस्पर्जन एज कंपेयर टू द ब्रांच्ड चेन, जो कि एक दूसरे के इतना करीब नहीं आएगा। ब्रांच मजीद करीब आने में रुकावट बनाएगा, लिहाजा जब ये दोनों इतना करीब नहीं आ सकेंगे जितना ये दोनों करीब आते हैं, तो इन दोनों में इतना अट्रैक्शन, इतना डिस्पर्जन डेवलप नहीं होगा, इतना डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी जितना इनमें होंगी। लिहाजा स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल कैन डेवलप स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्सेस और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ब्रांच्ड चेन। सो ये दो मेजर फैक्टर है जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अदर जो टाइप्स है उनमें डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन, ये चौथा टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। लेट्स से वी हैव एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जिस तरह आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है
और हमारे पास नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। लेट्स से हमारे पास आयन्स है, यू कैन टेक पॉजिटिव, यू कैन टेक नेगेटिव, और इन आयन्स को हम एटम, न्यूट्रल एटम के करीब लेके आए या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब ले आए। यहां पे हम एग्जांपल लेंगे न्यूट्रल एटम का, और हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब न्यूट्रल एटम के करीब आयंस को लाया जाता है, लेट्स से हम कैटायन इनके करीब लेके आते हैं, तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव आयन न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और यही पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करने लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन था ये इस न्यूट्रल एटम को पोलराइज कर देगा, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एटम साइमेट्रिकल था, हर साइड पे जितना इलेक्ट्रॉन का असर था उतना ही न्यूक्लियस का असर था, लिहाजा नेट चार्ज इस स्पीशी पे जीरो था। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो एटम के एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन घट गए तो वहां पे न्यूक्लियस का असर ज्यादा हो जाएगा। तो एटम के उस साइड पे जहां पे न्यूक्लियस का असर ज्यादा था वहां पे वीक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर था वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो एराइज हो जाएगा। यानी न्यूट्रल एटम चार्ज के प्रॉक्सिमिटी की वजह से, चार्ज के करीब आने की वजह से क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, यानी इससे डायपोल बन गया। ठीक है, सो ऐसा डायपोल जो किसी की वजह से बन जाए, यानी ये न्यूट्रल एटम था और चार्ज के करीब आने की वजह से ये न्यूट्रल से कन्वर्ट हो गया डायपोलर फॉर्म में। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, और यहां पे अगर आप देखें तो एटम के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डायपोल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा डायपोल जो किसी की वजह से बन जाता है, तो ऐसे डायपोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। अब देखिए, आयन और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आयन और उस डायपोल का जो आयन की वजह से बन जाता है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम एनायन को ले लें, जब एनायन इसी एटम के करीब आ जाता है तो ये एटम है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो इट विल स्टार्ट रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इट विल स्टार्ट pulling its nucleus, and as a result of this again this neutral atom will convert into a dipole, यानी कुछ इस तरह हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के करीब जो एटम है वो कुछ इस तरह हो जाएगा।
यानी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने लगेगा। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एटम के एक साइड पे चले जाएंगे और न्यूक्लियस दूसरी तरफ इसका असर बढ़ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास डायपोल बन गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का असर ज्यादा है और दूसरी तरफ न्यूक्लियस का असर ज्यादा है। जहां पे न्यूक्लियस का असर ज्यादा है वो पार्शियल पॉजिटिव बेयर कर लेगा, पार्शियल वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का असर ज्यादा है वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे देखिए न्यूट्रल एटम जो है वो कन्वर्ट हो गया डायपोल में। अब ये एनायन और ये डायपोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। सो द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। सो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स और इंटरेक्शन between an ion and induced dipole is called ion induced dipole force या ion induced dipole interaction. The attractive force between an ion and induced dipole is called ion induced dipole force or ion induced dipole interaction. ठीक है, ओके। अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB और ये मॉलिक्यूल जो है वो डायपोलर मॉलिक्यूल है, यानी एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरे साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लाइक HCl, लाइक HBr एटसेट्रा। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है और आपको पता है कि हमेशा पोलर मॉलिक्यूल डायपोल्स की शक्ल में होता है, उसके एक साइड पे नेगेटिव और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये डायपोल जो है, ये पोलर मॉलिक्यूल जो है, इसको हम करीब लेके आते हैं एक न्यूट्रल एटम जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल डायपोल के करीब आ जाता है तो डायपोल का पार्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि ये नेगेटिव पार्ट है, सो इट विल स्टार्ट रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स अवे बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर and it will start attracting the positive part of the neutral atom or molecule, whichever is the case. And as a result of this, हमारे पास ये जो न्यूट्रल एटम था, ये जो नॉन पोलर एटम है, ये पोलराइज्ड हो जाएगा और ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि AB जो कि एक डायपोल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके इंटरेक्शन की वजह से ये एटम जो है इसकी कुछ इस तरह इसकी सेटिंग हो जाती है। यहां पे देखें, पॉजिटिव पार्ट जो है एक तरफ आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी ये एटम जो है ये पोलराइज्ड हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर कम है वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहां पे न्यूक्लियस का असर ज्यादा है वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर ज्यादा है वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास डायपोल बन गया, और क्यों बन गया? क्योंकि अनदर डायपोल इसके करीब आ गया तो उसने इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर लिया, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट वो भी डायपोल बन गया। तो अब देखिए, एक मॉलिक्यूल जो कि पहले से डायपोल था उसका नेगेटिव पार्ट इंड्यूस्ड डायपोल के पॉजिटिव पार्ट को इंटरेक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक डायपोल और उसकी वजह से बना इंड्यूस्ड डायपोल के बीच इंटरेक्शन करे, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम डायपोल
इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये डायपोल था, ये पहले से एक डायपोलर मॉलिक्यूल था, तो इसको हमने नाम दिया डायपोल। ये न्यूट्रल एटम था, लेकिन डायपोल के करीब आने की वजह से ये डायपोल बन गया। तो ऐसा डायपोल जो किसी की वजह से बन जाता है, उसको हम इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। सो द इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स आर इंटरेक्शन। अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स आर इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल, यहां पे ये डायपोल है, डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन है, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। सो ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टोटल टाइप्स हैं। ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती है, इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.